हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कफन कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और इस कहानी के 3 पात्र हैं प्रमुख। पहला है घीसू, जो कि पिता है, और उसका बेटा माधव, और उसके बेटे की पत्नी यानी कि उसकी बहू बुधिया। बुधिया का जो इसमें चरित्र है वो बिल्कुल मूक है। पूरी कहानी घीसू व माधव के इर्द गिर्द घूमती है। और ये जो दोनों हैं ये बहुत ही आलसी, कामचोर, शराबी और गैर जिम्मेदार पात्र थे। और परिवार की स्थिति बहुत ही नाजुक दिखाई है। पिछले साल माधव का विवाह बुधिया से होता है और अभी बुधिया गर्भवती थी और वो प्रसव वेदना से अपनी झोपड़ी में करहा रही थी। और इधर बाप बेटे झोपड़ी के बाहर बैठे अलाव में आलू भूनकर अपना खा रहे थे। उन्हें जरा परवाह नहीं थी कि अंदर उनकी पत्नी, उनकी बहू दर्द से करहा रही है और कोई भी उठकर उसको देखने भी नहीं जाता। और ऐसी हालत में सवेरे तक उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए इन बाप बेटे के पास पैसे तो होते नहीं है, तो वो गांव वालों से पैसा इकट्ठा करके उसका अंतिम संस्कार के लिए कफन खरीदने जाते हैं। और सोचते हैं कि जिसे जीते जी तन ढकने को कपड़ा नहीं मिला, उसे मरने के बाद भी कफन की आवश्यकता है। और यही कहानी का नाम भी है। अब वो कफन खरीदने जाते हैं तो कफन तो नहीं खरीदते, बल्कि उन पैसों से शराब पीकर और वो मछली खाकर बेसुध होकर कहीं गिर जाते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी कफन कहानी की समीक्षा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कहानी की समीक्षा के लिए 6 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला है कथानक, दूसरा चरित्र चित्रण, फिर है कथोपकथन या संवाद, और फिर है पात्र चरित्र देश काल और वातावरण, और अंतिम है उद्देश्य। जब कोई भी कहानी इन 6 तत्वों पर खरी उतरती है तो हम उस कहानी को एक सटीक और अच्छी कहानी बताते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस कफन कहानी की तात्विक समीक्षा के विषय में। सबसे पहले हम इसके कथानक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो कफन कहानी है ये अत्यंत सुगठित एवं सुव्यवस्थित है, जिसकी सर्जना मनोविज्ञान की अनुभूति के धरातल पर लेखक ने की है। अब हम इसके कथानक पर चर्चा करते हैं। कहानी के कथानक का आरंभ घीसू और माधव की दीनहीन एवं कारुणिक समस्या से होता है। माधव की पत्नी के बच्चा होने वाला है और वो प्रसव वेदना से छटपटा रही है, जबकि वो दोनों बाहर, झोपड़ी के बाहर अलाव के सामने ये इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मरे और कब घर में शांति हो, और आराम से भुंजे हुए आलू खा रहे हैं। और कुछ देर बाद माधव की स्त्री मर भी जाती है। और वो पहले तो छाती पीट पीट कर रोते हैं, उसका दिखावा करते हैं, और फिर लकड़ी के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और सोचते हैं कि जीते जी तो तन को ढकने को चिथड़ा भी ना मिले, लेकिन मरने के बाद तो कफन चाहिए ही। उसके बाद बाप बेटे दोनों कफन खरीदने दुकान पर जाते हैं और वहां कुछ ना खरीद कर कई दुकानों का चक्कर लगाते हैं और इसी तरह शाम कर देते हैं। और फिर बाप बेटे अनायास एक शराब खाने के सामने जा पहुंचते हैं और चंदे से इकट्ठे किए हुए कफन के पैसों से तली हुई मछलियां खाकर पेट भरकर शराब पीते हैं और नशे में बेसुध होकर वहीं गिर जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में लेखक ने ग्रामीण जीवन की रूढ़िवादिता, गरीबी और बेकारी का सफल चित्रण किया है। इसलिए कथानक की दृष्टि से यह कहानी एक सफल और सटीक कहानी है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके दूसरे तत्व संवादों पर चर्चा करते हैं। इस कहानी का कथोपकथन कैसा है। प्रेमचंद जी ने संवादों के माध्यम से पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन अत्यंत मार्मिक एवं कलात्मक ढंग से किया है। इस कहानी के संवाद कथा सूत्र को आगे बढ़ाने में सहायक बने हैं। उन्होंने अपने पात्रों के मनोभावों का चित्रण नाटकीय एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर किया है। मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ कहानी का। जीतू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जाकर देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तो घीसू उसको कहता है कि तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना
नहीं देखा जाता है। चलिए दोस्तों, इस कहानी के जो संवाद हैं वो भी काफी अच्छे, सरल और सटीक है। अब हम इसके पात्रों पर चर्चा करते हैं। कहानी में मुख्यतः दो पात्र हैं, घीसू और माधव। तीसरा पात्र बुधिया है पात्र, लेकिन उसका कहानी में कोई भी उसके संवाद नहीं है, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। दोनों ही निम्न वर्ग से संबंधित है और आराम तलब, कामचोर और बदनाम भी हैं। तभी तो अब बुधिया को प्रसव वेदना में तड़पते देख दोनों आलू भूनकर खा रहे हैं। उसकी चीख सुन रहे हैं, लेकिन उसके पास जाते भी नहीं है, उसको संभालते भी नहीं, और वो बेचारी तड़प तड़प कर मर जाती है। और दोनों फिर उसके कफन के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। जो पैसे इकट्ठे होते हैं उससे शराब और मछली का सेवन करते हैं। ऐसा है उनका चरित्र। इस कहानी के पात्रों के चरित्र चित्रण के देखते हुए ये कहानी बहुत सुव्यवस्थित कहानी है। अब हम इसके देशकाल और वातावरण पर चर्चा करते हैं। इस कहानी में हमें वातावरण की प्रधानता देखने को मिलती है। इसकी सृष्टि कथाकार ने इतने मनोयोग से की है कि यह कहानी जीवन की सच्ची घटना प्रतीत होती है। जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यह हमारे सामने चलचित्र की तरह आपको इसके दृश्य दिखाई देने लग जाएंगे। स्थान एवं परिस्थिति का यथार्थ बोध इसमें सफलतापूर्वक चित्रण किया गया है। और जो कहानी का आरंभ है उसमें बिंबात्मक वातावरण, शुरुआत में ही बिंबात्मक वातावरण प्रस्तुत किया गया है। पहले उदाहरण बता देती हूँ। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं, और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है, दर्द से करहा रही है, और उसके मुंह से रह रह कर दिल दहला देने वाली आवाजें निकल रही है। दोनों बार बार अपना कलेजा तो थाम लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि उसको संभाल ले। जाड़े की रात थी, सन्नाटे में डूबी थी, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। ऐसे देश काल और वातावरण का इस तरह से लेखक ने सजीव चित्रण किया है। चलिए दोस्तों, अब इसके पांचवें तत्व भाषा शैली भी जान लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की भाषा शैली एकदम अनूठी और अच्छी है। कहानी की भाषा शैली सरल, सशक्त एवं सजीव है। इसमें प्रौढ़ता एवं परिपक्वता पर्याप्त मात्रा में मिलती है, और जो कहानी की भाषा है वो पात्रों के अनुकूल है। वातावरण के चित्रण में भाषा शैली पूर्णतः वर्णनात्मक हो गई है। कैसे, उसका उदाहरण बताती हूँ। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। तो भाषा शैली की दृष्टि से भी यह कहानी एक सफल कहानी है। अब इसके उद्देश्य यानी कि इसके अंतिम तत्वों पर भी चर्चा कर लेते हैं। उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो यह कहानी एक यथार्थवादी कहानी है। आर्थिक विषमता वाले जिस समाज में एक और तथाकथित धनी मानी और बड़े लोग बैठे बैठे दुनिया के सारे आनंद लेते हैं, और दूसरी ओर वो जो निर्धन मजदूर एवं किसान हैं, ये रात दिन कठिन परिश्रम करके भी 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। वहीं घीसू और माधव के कामचोर हो जाने को लेखक ने अपनी इस कहानी में उचित माना है। लेखक ने यहाँ किसानों मजदूरों में चेतना जगाने का प्रयास भी अपनी कहानी के द्वारा किया है। आर्थिक शोषण के विरुद्ध क्रांति भावना भरना लेखक का मुख्य उद्देश्य बन गया है। गरीबी व्यक्ति को किस स्तर तक संवेदन शून्य और जड़ बना सकती है, घीसू और माधव इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। दोस्तों, किसी भी सभ्य समाज में आर्थिक स्थिति की ऐसी विषमता चिंतनशील प्राणियों को सोचने पर अवश्य बाध्य करेगी। मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी हो, कोई उपन्यास हो, कोई भी नाटक आप पढ़ लीजिए, सभी में उन्होंने समाज की ज्वलंत समस्याओं को पाठकों के आगे उठाया है, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी इन समस्याओं का भी कहानी या उपन्यास के अंत में उनका सॉल्यूशन, उनका हल भी उठा देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की कफन कहानी हर तत्व पर खरी उतरती है। तो तत्वों के आधार पर यह कहानी एक सफल और सटीक कहानी है।
हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।